अब आप देखिए नेक्स्ट, जहां पे टाइम देना था वहां पे अच्छा खासा टाइम हमने दे लिया। अब आगे के टॉपिक्स जो वो आसान है। डबल इंटीग्रेशन मेथड के अंदर क्या होगा हमें पता है, कर्वेचर 1/r = d² y अपॉन dx² होता है। सिग्मा बाय y = m/i = e/r से हमने 1/r की वैल्यू निकाली, m अपॉन ei, दोनों को इक्वेट करवा दिया। ये भी 1/r था, ये भी 1/r था, तो यहां पे हमारे पास मोमेंट की इक्वेशन आ गई ei × d² y अपॉन dx²। अब इस इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे, एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो dy अपॉन dx आ जाएगा, मतलब स्लोप की इक्वेशन। दूसरी बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी डिफ्लेक्शन की इक्वेशन। दो इक्वेशन होगी, बाउंड्री कंडीशंस यूज करेंगे। बाउंड्री कंडीशंस कौन सी, कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो दोनों एंड्स के ऊपर डिफ्लेक्शन की वैल्यू 0 होगी, मिड के ऊपर स्लोप जो है वो क्या होगा, 0 होगा, या जहां डिफ्लेक्शन मैक्सिमम वहां स्लोप 0 होगा। तो बाउंड्री कंडीशंस का यूज करेंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे स्लोप और डिफ्लेक्शन की। इसके स्टैंडर्ड केसेस हमने याद कर रखे हैं, तो इसके ऊपर अब हम नहीं जाएंगे। एरिया मूवमेंट मेथड के अंदर आपसे ये स्टेटमेंट्स पूछी जाती हैं। लास्ट ईयर पूछी गई थी एज इट इज ये स्टेटमेंट, कि डिफरेंस बिटवीन स्लोप एट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ अ बीम इज इक्वल टू 1/ei ऑफ एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बिटवीन दोस 2 पॉइंट्स। डिफरेंस ऑफ स्लोप ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑफ अ बीम इज इक्वल टू 1/ei ऑफ एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बिटवीन दोस 2 पॉइंट्स। ये आपको याद रखना है। क्लियर, एज इट इज स्टेटमेंट याद रखना है, एज इट इज आप इसको लिख लीजिएगा अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर। थीटा बी माइनस थीटा ए इज इक्वल टू 1/ei एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बिटवीन ए एंड बी। एक क्वेश्चन के अंदर हमने इसको यूज भी किया था थोड़ी देर पहले, अगर आपको याद हो तो, वैसे वाला जो डायग्राम बना था PL/3ei वाला। सो m/ei एरिया ऑफ m/ei डायग्राम कह लीजिए, या फिर 1/ei इंटू एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कह लीजिए। तो इन दोनों के अंदर आपके पास एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो जीरो स्लोप का होगा, और दूसरा पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो नॉन जीरो स्लोप का होगा। सेकंड थ्योरम कहती है डिफरेंस ऑफ डिफ्लेक्शन एट एनी 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू 1/ei मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बिटवीन ए एंड बी, या फिर ये कह लीजिए मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ m/ei डायग्राम। m/ei डायग्राम का भी मोमेंट ऑफ एरिया हम कंसीडर करेंगे, तो वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ये स्टेटमेंट्स याद रखिएगा, इनमें से 2 पॉइंट्स होंगे, एक पॉइंट जीरो स्लोप का, दूसरा पॉइंट नॉन जीरो स्लोप का, आपको याद रखना है। स्ट्रेन एनर्जी मेथड, इनके स्टेटमेंट्स याद रखिएगा, बस इन मेथड्स के स्टेटमेंट याद रखने हैं। मेंस में अगर क्वेश्चन आएगा तो पूरे मेथड से सॉल्व करना होगा, लेकिन प्री के अंदर अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट्स पूछेगा आपसे। अकॉर्डिंग टू स्ट्रेन एनर्जी मेथड, डिफ्लेक्शन एट एनी सेक्शन इन डायरेक्शन ऑफ लोड इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू दैट लोड। तो डिफ्लेक्शन के अंदर स्ट्रेन एनर्जी का डिफरेंशिएशन किसी पॉइंट लोड के रिस्पेक्ट में करते हैं। अगर पॉइंट लोड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इमेजिनरी मानेंगे और बाद में उसको 0 के बराबर पुट कर देंगे, बस इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट थ्योरम आपके पास आती है स्लोप से रिलेटेड, कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रेन एनर्जी मेथड स्लोप जो होता है किसी भी पॉइंट के ऊपर वो किसके बराबर होता है, स्ट्रेन एनर्जी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अ कंसंट्रेटेड मोमेंट। अगर कहीं पर कंसंट्रेटेड मोमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हम क्या करेंगे, इमेजिनरी मानेंगे और बाद में इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो स्ट्रेन एनर्जी मेथड के अकॉर्डिंग डिफ्लेक्शन कैसे पता करेंगे, स्ट्रेन एनर्जी का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू लोड, स्ट्रेन एनर्जी का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू मोमेंट आपको बता देता है स्लोप के बारे में, ये याद रखना है। कॉन्जुगेट बीम मेथड अभी हमने पढ़ लिया, इसकी 2 थ्योरम थी कि कॉन्जुगेट बीम मेथड जो हमारे पास है, कॉन्जुगेट बीम मेथड के अंदर हम करेंगे पहले उसका शियर, रियल बीम होगी हमारे पास, रियल बीम का शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। रियल बीम का शियर फोर्स डायग्राम जो होगा, फिर उसके बाद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से उसका m/ei डायग्राम बनाएंगे। तो रियल बीम का m/ei डायग्राम जो होगा वो कॉन्जुगेट बीम का लोडिंग डायग्राम बन जाएगा, जिससे होगा क्या कि कॉन्जुगेट बीम के लोडिंग डायग्राम से अगर हम उसकी शियर फोर्स पता करेंगे तो शियर फोर्स का डायग्राम कॉन्जुगेट बीम का रिप्रेजेंट करेगा स्लोप को, स्लोप वाला कर्व बताएगा एक रियल बीम का। फिर अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट जो होगा कॉन्जुगेट बीम का वो रिप्रेजेंट करेगा रियल वाली बीम के डिफ्लेक्शन को, ये याद रखना है बस। आगे बढ़े, बस इतना याद रखना है आपको। एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्जुगेट बीम विल बी सच दैट द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इन द गिवन बीम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। मतलब एंड कंडीशंस की अगर हम बात करें तो अभी आप देखिएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं हम अंग्रेजी में। इससे हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे अगर आप आपके पास जो हिंज सपोर्ट होता है उसको क्या कर दीजिए, रोलर कर दीजिए, रोलर वाला जो है उसको हिंज कर दीजिए। यहां पे अगर आप देखेंगे तो रियल बीम जो है उसके अंदर स्लोप नॉन जीरो होता है, तो कॉन्जुगेट बीम जो आपकी बनेगी, कॉन्जुगेट बीम के अंदर उस जगह पर क्या होगा, शियर फोर्स नॉन जीरो। इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं तो यहां पर नॉन जीरो शियर फोर्स आती है। इस जगह अगर डिफ्लेक्शन जीरो है तो इसका मतलब कॉन्जुगेट बीम के अंदर यहां पर मोमेंट जो है वो जीरो होगा। फिक्स्ड एंड को फ्री कर देते हैं, फ्री वाले को फिक्स कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आपको पता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर स्लोप भी जीरो होगा, डिफ्लेक्शन भी जीरो होगा। तो अगर कॉन्जुगेट बीम इस रियल बीम की जगह कॉन्जुगेट बीम बनाई तो कॉन्जुगेट बीम कुछ ऐसे बनाएंगे कि इस एंड को फिक्स कर दिया, इसको फ्री कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि आप इसमें देखेंगे कि इस पॉइंट पे शियर फोर्स जीरो है। आपको पता है ना कि कॉन्जुगेट बीम का शियर फोर्स रियल बीम के स्लोप के बराबर होता है, तो अगर वो जीरो है तो ये भी जीरो आना चाहिए था, सिंपल। फिर आपको पता है कि इस फ्री एंड के ऊपर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जीरो है, तो कॉन्जुगेट बीम के अंदर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू अगर फ्री एंड पे जीरो है तो इस जगह डिफ्लेक्शन जीरो होना चाहिए था। फिर अगर फ्री एंड की बात करें तो रियल बीम के अंदर फ्री एंड के ऊपर स्लोप नॉन जीरो होता है, तो मतलब कॉन्जुगेट बीम में फिक्स्ड एंड पर यहां पर शियर फोर्स नॉन जीरो होना चाहिए, जो कि होता भी है। सिमिलरली फॉर डिफ्लेक्शन। चलिए, कॉन्जुगेट बीम क्या होता है सर? कॉन्जुगेट बीम मेथड है दोस्त, एक इमेजिनरी बीम है जिसके अंदर हम स्लोप और डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करते हैं। किस तरीके से? इस पूरे चक्रव्यूह की मदद से, ऐसे। मिक्स हो रहा है तो सिंपल ऐसे याद रखिएगा, एक रियल बीम थी उसका शियर फोर्स डायग्राम बनाओ, फिर उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओ या एम डायग्राम बनाओ। अब एम को हर जगह ei से डिवाइड कर दो, तो मतलब उसका m/i डायग्राम बना लो। अब रियल बीम का m/i डायग्राम जो बनाया है वो एक्ट करेगा किसकी तरह, वो कॉन्जुगेट बीम का लोडिंग डायग्राम बन जाएगा। फिर उसे लोडिंग डायग्राम समझ करके अगर शियर फोर्स पता करेंगे तो वो शियर फोर्स जो आपको बताएगी स्लोप रियल बीम के बारे में। अगर आप कॉन्जुगेट बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो वो आपको रियल बीम के डिफ्लेक्शन के कर्व के बारे में बताएगा। क्लियर? और फिर जो कॉन्जुगेट बीम बना रहे हैं उसमें अगर फिक्स्ड एंड था तो उसको फ्री कर दीजिए, फ्री वाले एंड को फिक्स कर दीजिए। अगर आपके पास इंटरनल हिंज है तो उसको रोलर बना दीजिए, रोलर है इंटरनल तो उसको हिंज बना दीजिए। अगला चैप्टर शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ही आसान, बहुत ही छोटा सा चैप्टर। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या क्या चीजें याद रखनी है।